गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एटम्स के बारे में बताएंगे कि आपका एटम्स क्या होता है और उसके पास एटॉमिक मास कितना होता है या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। दो एटम के मिलने से आपका मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं या यौगिक कैसे बनते हैं, तो आज हम उसको डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो एटम की जो डेफिनेशन है या एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन में। तो हम ये जान लेते हैं कि एटम होता क्या है। ठीक है, तो आप अपने आस पड़ोस देख रहे होंगे कि ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है या आपका कोई भी घर नहीं है जहाँ पे आपके पास एटम ना हो। आप किसी भी चीज़ से जुड़े हैं, चाहे आपके पास मोबाइल हो या आपके पास कोई भी चीज़ हो, किताब हो, आपके खाने पीने की चीज़ हो, हर चीज़ में एटम प्रेजेंट है। मतलब परमाणु हर चीज़ में आपके पास उपस्थित हैं। फिर हम उसको जानेंगे कैसे कि आपके पास कौन सा परमाणु है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम बताते हैं इसकी डेफिनेशन जॉन डाल्टन ने सबसे पहले बताई थी। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम अवस्था जो अन्य भागों में विभाजित ना हो सके। कैसे? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम अवस्था जो अन्य भागों में विभाजित ना हो सके। कहने का मतलब हमारे पास ये देखिए, हमारे पास आपके सामने ये मार्कर है। इस मार्कर को हम अगर हम तोड़ दें बीच से तो ये दो टुकड़ों में हो जाएगा। हम इसको इतनी बार तोड़ेंगे कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसको हम फिर तोड़ नहीं सकेंगे। तो वह इस पदार्थ की क्या हो जाएगी? सूक्ष्मतम अवस्था। उसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? आप परमाणु कहेंगे। जैसे आपके पास पेपर है, माने कि आपके पास पेपर है, हम बताते हैं कि एक मिनट देखो, हमारे पास ये माना कि हमारे पास ये पेपर है, हम इसको इतनी बार अगर फाड़ दें कि हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये जैसे छोटे से छोटे चीज हो गई, तो अब इस चीज को हम अन्य भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी चीज कहलाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? परमाणु। तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था जिसको विभाजित ना कर सके, कहने का मतलब वो हो जाए अविभाज्य, तो हम उसे क्या बोलेंगे? परमाणु। यही सबसे डेफिनेशन सबसे पहले जॉन डाल्टन ने सन 1808 में बताई थी। किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया और बताया कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था होती है जो अविभाज्य है, मतलब जिसे हम अन्य भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है ना? या फिर कह सकते हैं मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट डिवाइडेड इन एनी अदर पीसेस इज कॉल्ड एटम्स। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मैटर या पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था जिसको हम अन्य भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तो आपकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, उसके कुछ पॉइंट लिखे हैं जो जॉन डाल्टन ने बताए थे कि द्रव मतलब मैटर जो होता है अविभाज्य परमाणु से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं कि जो हमारे पास पदार्थ होता है वह छोटे छोटे परमाणु जब होते हैं आपस में मिल जाते हैं तो वो पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। और आपके पास परमाणु क्या है? परमाणु हुआ है किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। तो परमाणु की संरचना देख लीजिए, यहाँ पर परमाणु की संरचना है। तो परमाणु क्या है? हमारे पास परमाणु में क्या होता है? सबसे जो बाह्य कोश होता है, इसको आउटर मोस्ट सेल होते हैं, किसी भी हर परमाणु की संरचना इसी टाइप में है। तो जो बाह्य कोश होता है, बाह्य कोश में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। बाह्य कोश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और जो केंद्रक में होता है, केंद्रक जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और बाहर मतलब ऑर्बिटल कक्षा में कौन घूमते हैं? कक्षाओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जिसे हम बाह्य कोश बोलते हैं। तो किसी भी परमाणु की संरचना जो किनसे मिलकर बनी होती है? तो इसके बाद हमने बताया आपको कि जो परमाणु की संरचना क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा बाह्य कोश जिसे हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, इसमें हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। और केंद्रक में हमेशा क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा पाए जाएंगे उसके बाह्य ऑर्बिटल में। ये बात क्लियर हुई? इसके बाद हम क्या करेंगे?
अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं डाल्टन के जो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो पहला आया आपके पास, जो द्रव होता है वो अविभाज्य परमाणु से मिलकर बना होता है। समझ में है, जो आपके पास पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट चलते हैं, भिन्न भिन्न तत्व भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान रखते हैं। तो हमारे पास देखो देखो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये अलग अलग तत्व है। तो परमाणु क्रमांक भी इनके अलग है और परमाणु भार भी इनके अलग है। ये बात समझ में आई, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, एक से अधिक तत्वों के संयोजन से यौगिक बनते हैं। तो देखो एक से अधिक तत्व, जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ये आपको देखते हैं, देखो एक से अधिक तत्वों के संयोजन से यौगिक बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट आर एसोसिएशन एंड फॉर्म द कंपाउंड। एलिमेंट का क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सच एज, जैसे हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि वाटर जो मॉलिक्यूल्स है सबसे सिंपल कंपाउंड है जो हम पर डे आपकी डेली लाइफ में देखते हैं। एज दैट एग्जांपल देखो, वन हाइड्रोजन एटम एंड सेकंड हाइड्रोजन एटम आर कंबाइंड टू ईच अदर विद द ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि दो आपके पास हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 3, फर्स्ट हाइड्रोजन, फिर सेकंड हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है कि एक से अधिक तत्वों के संयोजन से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं। तो देखो यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर ये देखो ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 हाइड्रोजन, इधर हाफ। ये तो इस तरह से इसका रेशियो निकाला जाए, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये आपके आ गया 2H2O। तो ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यही बताया है कि द एलिमेंट आर एसोसिएटेड एंड फॉर्म द कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स इन डेली लाइफ। ठीक है, इसके बाद जो है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो मतलब क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एटम्स आर पार्टिसिपेट बट एटम आर नॉट डिस्ट्रॉय एंड नॉट क्रिएट। क्या कहते हैं, जो एटम होते हैं उनको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो एटम नॉट क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय, ना ही हम उनको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट विल कैन बी चेंज टू केमिकल रिएक्शंस, हम केवल उसको केमिकल रिएक्शंस में चेंज कर सकते हैं। अभी देखो, अब हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, ये सिंगल एटम है और फिर हाइड्रोजन क्या है, सिंगल एटम है। और जब रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2, ये क्या होगा, गैस। H2 क्या होगा, गैस। या इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। इसी को मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या इसी को गैस बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई, H2 गैस, राइट है। अब इसका रिप्रेजेंट, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, तो किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। जी हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट के सेंटर में हम उस सिंबल को लिखेंगे, एटम्स को लिखेंगे। उसके अपर साइड हमेशा एटॉमिक मास होता है, उसके लोअर साइड हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। एज दैट एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो देखो हाइड्रोजन इज नीचे एटॉमिक नंबर जिसे हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और ऊपर एटॉमिक मास, ऊपर हमेशा एटॉमिक मास होता है और लोअर साइड हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। आपके पास बहुत सारे एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल्स में 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स रिप्रेजेंट कंपोज्ड बाय द मेंडलीव। अब आपके साथ आगे चलते हैं और भी बताते हैं। इसके बाद आपके पास एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास, एवरी एटम्स हैविंग द पर्टिकुलर मास। प्रत्येक जो एटम होता है वो आपके पास पर्टिकुलर मास को रखता है। मतलब इस अगर पर्टिकुलर मास नहीं होगा तो सब एलिमेंट एक सा कैरेक्टर शो करेंगे। जैसे आपके पास हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसका मास होता है 1.008 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये इसकी एटम्स की यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻12 ग्राम। तो इस तरह से हम निकलेंगे। ये तो एक एटम के लिए। अब अगर हमारे पास दूसरा एटम है तो हम उसकी इसकी डिवाइडेशन करेंगे तो टोटल निकल के उसमें नहीं आएगा। हीलियम होगा तो हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कुछ भी एलिमेंट आपके हो सकते हैं। आप लोग इसको देखिए, आप लोग
कि हमने जो आपके पास एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का, जैसे हमने कार्बन लिया तो कार्बन का एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन 12, परमाणु की द्रव्यमान का 1/12। तो जो आपके पास मास होता है वही उसके पार्ट उसी उतने ही उसके भाग लिए जाते हैं, तो इसे 1/12 में भाग को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और आपके पास इसकी जो यूनिट होती है 1 AMU बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होती है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब अगर आपके पास हाइड्रोजन के लिए पूछता तो हम क्या लिखते, क्या यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन 1 के लिए। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं आपके पास 3 आइसोटॉप्स हैं, आपको आगे हुए कि उनके सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो वो आइसोटॉप्स होते हैं। क्या क्या हमने कहा कि सेम एटॉमिक मास, जो आपके पास एटॉमिक मास आर सेम बट एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक मास आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर आर सेम, इज कॉल्ड द आइसोटॉप्स। और आइसोबार क्या होते हैं, एटॉमिक मास आर सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। आपको अभी आगे हम इस वीडियो में बताएंगे, जिसे हम समस्थानिक और समभारिक बोलते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या है, उसकी स्थान समान होना, तो उसको हम आगे या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ का कार्बन 12 होता, कार्बन 12 है मतलब कार्बन एटम के बारे में, तो यहाँ पर हमने कार्बन 12 लिखा। यदि हीलियम होता तो यहाँ पर लिखे हीलियम 4 परमाणु के द्रव्यमान का 1/4वां भाग। अभी कार्बन 12 इसलिए हम 12 को लिख रहे हैं, अगर हीलियम 4 होता तो आपके पास हीलियम 4 लिखते। क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास ये इसकी डेफिनेशन हो गई एटॉमिक मास की क्लियर। तो एटॉमिक मास की क्लियर डेफिनेशन हो गई कि आपके कार्बन 12 का परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां जो भाग होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसके बाद आता है आपके पास मोलर मास या मोलिकुलर मास, या उसे मोलर मास बोलते हैं या आणविक द्रव्यमान बोलते हैं या उसी को मोलिकुलर मास बोलते हैं। मोलिकुलर मास क्या है कि जितने भी एटम्स होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब 2 एटम आपस में पार्टिसिपेट करते हैं या कंबाइन करते हैं तब जाके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। 2 एटम, जैसे हाइड्रोजन क्या है, एक एटम फिर दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तब जाके हाइड्रोजन गैस बनेगी, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मतलब मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 एटम कंबाइन टू ईच अदर एंड दे फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये बात आपको क्लियर समझ में आई। कम से कम मॉलिक्यूल्स बनने में कितने एटम्स पार्टिसिपेट होने चाहिए, 2 एटम पार्टिसिपेट्स होना चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी, अब वो मास पूछ रहा है, तो जब आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल्स बनने में आपके 2 एटम लगेंगे तो आपके पास जो मोलर या मॉलिक्यूल्स मास में क्या होगा, 2 एटम का जो मास होता है, 2 एटम मतलब कोई भी 2 एटम के जो मास होते हैं जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर मास या मॉलिक्यूल्स का मास या आणविक द्रव्यमान, किसी भी 3 तरह से इसका नाम है। तो एग्जैक्ट एग्जांपल आपको हमने CH4 लिखा, तो CH4 में क्या एक हाइड्रोजन है और मतलब कि 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, अलग है, कार्बन क्या है, अलग है, तो मिनिमम क्या है 2 एटम, लेकिन इनकी संख्या कितनी है 4, क्या है 4th नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 नंबर ऑफ द कार्बन एटम, लेकिन इनके मास क्या है अलग अलग। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये कितने हैं 4th टाइम 1, एक बार 1, इधर भी 1 इधर भी 1, क्योंकि कार्बन क्या है CH4, तो टोटल मास निकल के क्या आएगा CH4 का 12 + 4 = 16, तो आपका मोलिकुलर मास कितना हो गया इसका 16। ये बात समझ में आई आपको, CH4 का जो मोलिकुलर मास कितना हो गया 16, ये बात क्लियर हुई। इसी प्रकार अगर हम ग्लूकोज का निकालेंगे तो ग्लूकोज का क्या होगा C6H12O6, तो कार्बन कितने हैं 6, लेकिन एक कार्बन का मास कितना रहता है 12, कितना रहता है 12, तो 12 × 6, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 12, और हाइड्रोजन का मास कितना रहता है 1, तो 12 × 1 = 12। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है तो 6, लेकिन उसका मास कितना होता है 16, तो कितना होगा 6 × 16, तो सबका कंबाइन करेंगे तो ग्लूकोज का मास आ जाएगा। इसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल्स का है तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स के मास को भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से मास निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, देखिए जैसे वो आपसे कहे कि वाटर मॉलिक्यूल्स का आप आणविक द्रव्यमान निकालिए या मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और इस कितने हाइड्रोजन है आपके पास 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, क्या होता है 16, तो टोटल मास कितना हो गया 80।
तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना निकल के आया, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास 18। इसी प्रकार CH4 का ओवरऑल मास कितना निकल के आया, मॉलिक्यूलर मास जिसे बोलते हैं या 16। आपको ये बात क्लियर समझ में आई होगी, क्लियर है। अगर किसी को नहीं आया तो हमें आप कमेंट करके बता सकती हैं। इसके बाद आपके पास थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेंगे, जैसे आपका ग्लूकोज है, जैसे आपके NH3 है। तो आपके पास अगर ये हम आपसे कहें कि NH3 का मोलिकुलर मास निकालिए, तो NH3 का नाइट्रोजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 7, लेकिन जो मोलिकुलर वेट होता है या एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का कितना 1, और कितने हाइड्रोजन है 3, तो टोटल मास कितना निकल के आया, मोलिकुलर मास 17, राइट। इस तरह से हमें इसको इजीली करना है, यही आपसे पूछे जाते हैं, तो हम इसको इजीली बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके पास जो एलिमेंट है उसको हम किस तरह से लर्न करें। थैंक यू।